स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स गेटवे पर। आज फंडामेंटल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हम यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, यूनिट नंबर 4 जो है आपकी, उसमें जो आपका टॉपिक हम पढ़ाएंगे वो है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मशीनरी। फ्लूइड मैकेनिक्स और फ्लूइड मशीनरी का जितना भी बेसिक है वो आपका पूरा का पूरा यूनिट 4 में कवर होगा। तो सबसे पहले जो टॉपिक आता है हमारा यूनिट 4 का, वो सबसे पहला टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। आज के लेक्चर में हम आपको यही कराएंगे कि फ्लूइड की प्रॉपर्टीज क्या होती है। सबसे पहले तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे कि फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होती है। उसके बाद बात करेंगे फ्लूइड प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड की, कि प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड होती क्या है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले बात करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स की। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? सबसे पहले बात करेंगे बच्चों फ्लूइड मैकेनिक्स की। फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है? देखिए, सबसे पहले देखिए, मैकेनिक्स तो हम पता है कि मैकेनिक्स क्या होती है। मेन चीज़ है कि फ्लूइड क्या है। सबसे पहले मैं आपको फ्लूइड को ही बता देता हूँ कि फ्लूइड क्या होता है। देखिए, किसी भी मैटर की 3 स्टेट होती हैं। एक होता है सॉलिड, एक होता है आपका लिक्विड, और एक होता है आपका गैस। आपको पता है कोई भी मैटर, कोई भी पदार्थ होगा वो आपको 3 ही अवस्था में मिलेगा, या तो वो सॉलिड होगा, या लिक्विड होगा, या गैस होगा। ठीक है ना? तो इसमें क्या है, अगर मैं सॉलिड को काट दूं, सॉलिड को हटा दूं, तो जो लिक्विड और गैस बचेगा, जो लिक्विड और गैस बचेगा वो आपका फ्लूइड कहलाएगा। यानी लिक्विड भी फ्लूइड है और गैस भी फ्लूइड है। या एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि जो मैटर पाइप के अंदर फ्लो कर जाए, जो मैटर पाइप के अंदर फ्लो हो जाए, उसे कहेंगे फ्लूइड। जैसे पाइप के अंदर क्या होता है, गैस भी फ्लो हो जाती है, आपका फ्लूइड भी फ्लो, लिक्विड भी फ्लो हो जाता है। जैसे कि वाटर हो गया, मिल्क हो गया, आप लिक्विड और गैस दोनों को पाइप के अंदर फ्लो कर सकते हैं। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि फ्लूइड वो है जो पानी के अंदर फ्लो कर जाए, पानी के अंदर पाइप के अंदर फ्लो कर जाए, वो आपका फ्लूइड कहलाता है। ठीक है? तो ये तो हो गया जी फ्लूइड। अब बात करते हैं देखिए फ्लूइड मैकेनिक्स की। तो फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है? ऐसी मैकेनिक्स जिसके अंदर हम फ्लूइड की बात करें, फ्लूइड का ही बिहेवियर का, फ्लूइड की प्रॉपर्टी क्या है उसकी बात करें, फ्लूइड किस तरह से बिहेवियर कर रहा है उसकी बात करें, वो आपकी फ्लूइड मैकेनिक्स हो जाएगी। क्लियर है? तो फ्लूइड आपकी समझ में आ गया होगा कि फ्लूइड क्या होता है। अब बात करते हैं देखिए फ्लूइड मैकेनिक्स की। देखिए, फ्लूइड मैकेनिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the behavior of the fluid, liquid or gas at rest or as well as in motion। ठीक है? एज वेल एज इन मोशन, इन और आएगा यहाँ, इन और लगा दीजिएगा। देखिए, अब समझ लीजिए कि फ्लूइड मैकेनिक्स इज डेट ब्रांच ऑफ साइंस। फ्लूइड मैकेनिक्स साइंस की वो ब्रांच है। कौन सी ब्रांच है? विच डील्स विद द बिहेवियर ऑफ द फ्लूइड। जो किसके बारे में डील कर रहा है, जो किसके बारे में स्टडी कर रहा है? जो स्टडी कर रहा है फ्लूइड के बिहेवियर के बारे में, कि फ्लूइड किस तरह से बिहेव कर रहा है। फ्लूइड आपका लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, मैंने भी आपको बताया था। एट रेस्ट एज वेल एज इन मोशन। या तो आपका फ्लूइड रेस्ट में हो, उसके अंदर किसी तरह का मोशन ना हो, या फिर वो मोशन में हो। ठीक है? नहीं, आपका फ्लूइड रेस्ट में भी हो सकता है, आपका फ्लूइड मोशन में भी हो सकता है। दोनों ही कंडीशन में आपका फ्लूइड जिस तरह से बिहेवियर करे, जिस तरह से उसका बिहेवियर रहेगा, वो आपका क्या कहलाएगा? उस बिहेवियर की जो डील्स कहलाएगी, उस बिहेवियर की जो डील होगी, वो डील होगी आपकी फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर। ठीक है? नहीं, कि आपका फ्लूइड जो फ्लो कर रहा है उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, किस तरह से बिहेव कर रहा है, उन सभी फ्लूइड की जो स्टडी होगी, वो स्टडी आपकी फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर होगी। क्लियर है? इसलिए इसने कहा है कि फ्लूइड मैकेनिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द बिहेवियर ऑफ द लिक्विड और गैस एट रेस्ट एज वेल एज इन मोशन। फ्लूइड मैकेनिक्स साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम किसकी डील करेंगे? हम डील करेंगे बिहेवियर ऑफ द फ्लूइड की। ठीक है? नहीं, एट रेस्ट और एज वेल एज इन मोशन। चाहे आपका फ्लूइड रेस्ट में हो या आपका फ्लूइड मोशन में हो, गति में हो। ठीक? अब देखिए, जहाँ रेस्ट और मोशन की बात आती है, वहां पर रेस्ट को तो कहते हैं हम स्टेटिक, रेस्ट को क्या कहते हैं? स्टेटिक कंडीशन कहते हैं। और मोशन आपका आ जाता है डायनेमिक में, या काइनेमेटिक और काइनेटिक में। क्लियर है? तो देखिए, दिस ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद द स्टेटिक, काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फ्लूइड। यानी जो दिस ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस की ये ब्रांच
जिसके अंदर कौन सी ब्रांच, फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। साइंस की वो ब्रांच जिसके अंदर हम फ्लूइड मैकेनिक्स की स्टडी कर रहे हैं, उसकी डील्स किसके अंदर होगी, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक के, ठीक है। तो दिस ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद द स्टैटिक, काइनेमेटिक एंड काइनेटिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड की 3 कैरेक्टरिस्टिक हो सकती हैं कि या तो वो स्टैटिक में होगा, या वो आपका काइनेमेटिक में होगा, या वो आपका काइनेटिक में होगा। क्लियर? तो यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। बात करते हैं कि स्टैटिक क्या है, काइनेमेटिक क्या है और काइनेटिक क्या है। देखिए स्टैटिक तो वो कंडीशन है आपकी जब आपका फ्लूइड रेस्ट में है, और काइनेमेटिक और काइनेटिक आपकी वो कंडीशन है जब आपका फ्लूइड मोशन में है। अब आप इस बात करेंगे कि मोशन में जब है तो 2 कंडीशन बन रही है, काइनेमेटिक और एक काइनेटिक। आपको अगर ध्यान होगा जब हमने फर्स्ट यूनिट स्टार्ट की थी तो फर्स्ट यूनिट में मैंने आपको काइनेमेटिक और काइनेमेटिक और काइनेटिक में डिफरेंस बताया था, अगर आपके ध्यान होगा तो, ठीक है नहीं। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे स्टैटिक की। स्टैटिक क्या है? तो द स्टडी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट इज कॉल्ड फ्लूइड स्टैटिक। स्टडी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट, जब मैं रेस्ट में फ्लूइड की स्टडी करूंगा तो वो आपका फ्लूइड स्टैटिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फ्लूइड स्टैटिक कहलाएगा। जब मैं क्या करूंगा, रेस्ट में फ्लूइड की स्टडी करूंगा, यानी जब आपका फ्लूइड रेस्ट में है, उसके अंदर किसी तरह का मोशन नहीं है, उसकी स्टडी जिस साइंस के अंदर होगी उसे कहेंगे फ्लूइड स्टैटिक्स। क्लियर है? अब सेकंड देखिए, द स्टडी ऑफ फ्लूइड मोशन वेयर प्रेशर फोर्स आर नॉट कंसिडर्ड इज कॉल्ड फ्लूइड काइनेमेटिक्स। यानी जब हम फ्लूइड की स्टडी, जब हम फ्लूइड के मोशन की स्टडी करेंगे, तो जब हम अगर आप फ्लूइड मोशन में होगा, जब हम उसकी स्टडी करेंगे, और मोशन में तो हमारा फ्लूइड है, ठीक है नहीं, और साथ ही साथ वेयर प्रेशर फोर्स आर नॉट कंसिडर्ड, जो प्रेशर फोर्स है, जितना प्रेशर फोर्स लगाने से आपका जो मोशन है वो क्रिएट हो रहा है, उस प्रेशर फोर्स का कंसिडरेशन नहीं करेंगे। उस प्रेशर फोर्स का कंसिडरेशन अगर हम नहीं करेंगे तो वो कहलाएगा आपका फ्लूइड काइनेमेटिक्स। क्या कहलाएगा? फ्लूइड काइनेमेटिक्स कहलाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखिए, द स्टडी ऑफ फ्लूइड मोशन वेयर प्रेशर फोर्स आर नॉट कंसिडर्ड इज कॉल्ड फ्लूइड काइनेमेटिक्स। अगर आपका जो फ्लूइड है वो मोशन में है, और मोशन में जो आपका फ्लूइड कब होगा, जब हम उसे किसी पंप से प्रेशराइज करेंगे, तब जाके आपका फ्लूइड जो है मोशन में आएगा, ठीक है नहीं। और हम उस प्रेशर का कंसिडरेशन नहीं कर रहे हैं जिस फोर्स की वजह से फ्लूइड के अंदर मोशन क्रिएट हुआ है, उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, उस कंडीशन को हम कहेंगे फ्लूइड काइनेमेटिक्स। अगर प्रेशर फोर्स का कंसिडरेशन नहीं कर रहे हैं, और अगर हम प्रेशर फोर्स का कंसिडरेशन कर रहे हैं तो वो कहलाएगा फ्लूइड डायनामिक। क्या कहलाएगा? फ्लूइड डायनामिक। तो देखिए, इफ द प्रेशर आर ऑल्सो कंसिडर्ड फॉर द फ्लूइड इन मोशन, दैट ब्रांच ऑफ साइंस इज कॉल्ड फ्लूइड डायनामिक। अगर हम मोशन की कंडीशन में प्रेशर का भी कंसिडरेशन कर रहे हैं कि कितना प्रेशर लगने से कितना मोशन हो रहा है, तो उस ब्रांच को हम कहेंगे फ्लूइड डायनामिक। तो ये तीनों कंडीशन आपके समझ में आ गई होगी कि फ्लूइड स्टैटिक क्या है, फ्लूइड काइनेमेटिक क्या है, और फ्लूइड काइनेटिक क्या है, ठीक है। स्टैटिक में आपका फ्लूइड रेस्ट में रहेगा, काइनेमेटिक में आपका फ्लूइड मोशन में तो रहेगा, लेकिन कितने प्रेशर की वजह से वो मोशन में है, हम प्रेशर का कंसिडरेशन नहीं करेंगे। और रही बात आपकी डायनेमिक की या काइनेटिक की, काइनेमेटिक में भी आपका फ्लूइड मोशन में रहेगा, और हम जो प्रेशराइज जो आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, जिस प्रेशर की वजह से आपका फ्लूइड मोशन में है, हम उसका भी कंसिडरेशन इसके अंदर करेंगे। तो ये थी आपके देखिए फ्लूइड मैकेनिक्स। और फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर आपका जो रहेगा वो 3 कंडीशन रहेंगी, वो मैंने आपको तीनों एक्सप्लेन कर दी, स्टैटिक भी, काइनेमेटिक भी और काइनेटिक भी। अब नेक्स्ट चलते हैं, देखिए फ्लूइड प्रॉपर्टीज। किस पर चलते हैं जी? फ्लूइड प्रॉपर्टीज। अभी हमने केवल इंट्रोडक्शन बताया आपको कि फ्लूइड क्या होता है और फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होती है, क्योंकि किसी भी यूनिट को, किसी भी सब्जेक्ट को या किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें उसका इंट्रो पता होना चाहिए कि ये बेसिक है क्या उसका, ठीक है नहीं, तब जाके हमें सिलेबस की ओर बढ़ना चाहिए। अब हमारा सिलेबस स्टार्ट होता है, देखिए यहाँ से प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, कि फ्लूइड की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। तो पहली जो प्रॉपर्टी है आपकी, पहली प्रॉपर्टी होती है डेंसिटी और मास डेंसिटी, जिसे आपने हिंदी में पढ़ा होगा घनत्व। क्या पढ़ा होगा? घनत्व पढ़ा होगा। वो कहलाएगी आपकी डेंसिटी या मास डेंसिटी। जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट होंगे उन्हें कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने लिख दिया कि जो डेंसिटी होती है उसे हिंदी में घनत्व कहते हैं। क्लियर है बच्चों? घनत्व आपने इंटर में भी पढ़ा होगा। सबसे पहले तो बच्चों आपको एक बात कहना चाहूँगा, आप अगर हमारी वीडियो को देख रहे हैं, आपका नाम क्या है और आप किस कॉलेज से हैं, किस कॉलेज से आप बीटेक कर रहे हैं, वो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।
हमें भी देखिए पता लगना चाहिए कि हमारी वीडियो कौन कौन स्टूडेंट्स देख रहा है, कहाँ कहाँ तक, किस कॉलेज तक हमारी वीडियो पहुँच रही है। तो आपसे रिक्वेस्ट है बच्चों कि आप कमेंट में अपना नाम और अपने कॉलेज का नाम जरूर मेंशन करें। हमें भी अच्छा लगेगा कि भाई हमारी वीडियो किस किस कॉलेज तक अब तक पहुंच चुकी है। 1-2 दिन से मैं देख रहा हूं हमारे सब्सक्राइबर जो हैं बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो ये सब आप ही शेयर कर रहे हैं बच्चों एक दूसरे को, जिससे इतना सब्सक्राइबर हमारे बढ़ रहे हैं। तो देखिए अब चलते हैं टॉपिक पर। टॉपिक है आपका डेंसिटी और मास डेंसिटी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डेंसिटी होती क्या है। डेंसिटी आपकी जो होती है, देखिए डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं और डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। शॉर्ट में अगर मैं बात करूं तो डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। किसी भी लिक्विड का कितना मास है और उस मास ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है, उन दोनों का रेशियो आपका डेंसिटी कहलाएगा। उन दोनों का रेशियो आपका क्या कहलाएगा, डेंसिटी कहलाएगा। ये तो शॉर्ट में देखो मैंने आपको बताया। अब देखिए डेफिनेशन पर चलते हैं। डेंसिटी और मास डेंसिटी ऑफ ए फ्लूइड इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द मास ऑफ द फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम। यानी डेंसिटी या मास डेंसिटी दोनों एक ही चीज होती है। तो डेंसिटी ऑफ ए फ्लूइड इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द मास ऑफ फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम। यानी जो आपका फ्लूइड है उस फ्लूइड का मास कितना है और उसका वॉल्यूम कितना है, उन दोनों का रेशियो आपका क्या कहलाएगा, डेंसिटी कहलाएगा। क्लियर है। कोई भी आपने फ्लूइड लिया, उस फ्लूइड का मास कंसीडर कर लो कि कितना इसका मास है। ठीक है नहीं, किलोग्राम में मास होता है और मीटर क्यूब में वॉल्यूम होता है। उस कितना वॉल्यूम उसका है, उन दोनों का रेशियो निकाल के आप डेंसिटी निकाल सकते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए फ्लूइड इज कॉल्ड डेंसिटी। यानी अगर मैं वॉल्यूम को 1 मान लूं तो पर यूनिट वॉल्यूम में 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में जितना मास आ रहा है, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में किसी भी फ्लूइड का जितना मास आ रहा है वो मास उसका क्या कहलाएगा, डेंसिटी कहलाएगा। क्लियर है नहीं। आप क्या करें, 1 मीटर क्यूब का एक बक्सा ले लें और उस 1 मीटर के बक्से में आप कोई भी फ्लूइड भर दे, शहद भर दे, पानी भर दे, दूध भर दे, और उसमें जितना भी मास उस फ्लूइड का आएगा वो मास उसका क्या कहलाएगा, डेंसिटी कहलाएगा। ठीक है नहीं। देखिए अगर मैं बात करूं शहद की, तो आपने देखा होगा जो शहद का जो डब्बा आता है 1 किलो का, उसमें अगर आप पानी भरने लगे 1 किलो के डब्बे में तो वो बहुत 1 किलो नहीं आएगा, वो 1 किलो से भी कम आएगा। ठीक है नहीं, क्योंकि जो शहद होता है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। यानी 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में आपका शहद आएगा ज़्यादा और पानी आएगा कम। ये ध्यान रखना। अगर 1 मीटर क्यूब का बक्सा है, उस 1 मीटर क्यूब के बक्से में अगर 1000 किलो पानी आ रहा है तो उसमें जो शहद आएगा वो आपका लगभग 1700 किलो या 1800 किलो आएगा। ठीक है नहीं। अगर मरकरी की बात करूं तो मरकरी तो लगभग आएगी 13000 किलो। 1000 किलो पानी आएगा, मरकरी आएगी लगभग 13-13.5 किलो। तो जिसकी डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है, जिसकी डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी वो वॉल्यूम कम ऑक्यूपाई करेगा और उसका मास ज़्यादा होगा। वॉल्यूम कम ऑक्यूपाई करेगा और उसका मास ज़्यादा होगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है। इट इज़ डिनोटेड बाय रो। इसे किससे डिनोट करते हैं, इसे रो से डिनोट करते हैं। क्लियर है। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। देखिए अगर मैं एक ये बॉक्स बना लूँ, ये आपका बॉक्स है, ये आपका क्या है, ये बॉक्स है। ठीक है नहीं। इस बॉक्स में आप अगर वाटर भरेंगे, क्या भरेंगे, वाटर भरेंगे या पानी भरेंगे तो वो तो आएगा कम। और अगर इसमें आप हनी भरेंगे, मास में बता रहा हूँ मैं, अगर उसका आप मास करेंगे, उसे तोलेंगे, उसका द्रव्यमान देखेंगे तो पानी कम आएगा और शहद आपका ज़्यादा आएगा। ठीक है नहीं। वो क्यों आएगा, क्योंकि शहद की डेंसिटी ज़्यादा होती है, शहद की डेंसिटी ज़्यादा होती है और वाटर की डेंसिटी कम होती है। मरकरी की डेंसिटी और ज़्यादा होती है। ठीक है नहीं। अब देखिए फॉर्मूला जो है इसका डेंसिटी का फॉर्मूला है आपका डेंसिटी रो इज इक्वल टू मास अपॉन फ्लूइड, मास ऑफ फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। यानी फ्लूइड का मास कितना है और उस मास ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है। ठीक है नहीं। उसी सेम मास का कितना वॉल्यूम है। ठीक है नहीं। उन दोनों का रेशियो आपका क्या कहलाएगा, डेंसिटी कहलाएगा। रही इसकी यूनिट की बात, देखिए यूनिट निकालने का फॉर्मूला होता है, आपको पता है रो इक्वल टू क्या है, एम अपॉन वी। तो एम क्या है, किलोग्राम। ठीक है नहीं, मास किलोग्राम में होता है और वॉल्यूम मीटर क्यूब में होता है। भाई ऐसा यूनिट में मास को किलोग्राम में लेते हैं, वॉल्यूम एरिया जो आपके डिस्टेंस ये सब मीटर में कंसिडरेशन होता है, तो वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब होती है। तो यहाँ पर जो यूनिट आएगी मास डेंसिटी की वो आ जाएगी किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्या आ जाएगी, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्लियर है। तो इतना ध्यान रखना है आपको कि जो डेंसिटी की यूनिट होगी वो कितनी होगी, किलोग्राम पर मीटर क्यूब।
अब बात करते हैं, देखिए हमारे कुछ हम स्टैंडर्ड फ्लूइड मान के चलते हैं। जैसे स्टैंडर्ड फ्लूइड की अगर मैं बात करूँ, हम वाटर को, भाई फ्लूइड भी दो तरह के होते हैं, एक लिक्विड और एक गैस। तो अगर लिक्विड की बात करूँ तो लिक्विड में हम वाटर को स्टैंडर्ड फ्लूइड मानते हैं, लिक्विड में वाटर को स्टैंडर्ड फ्लूइड मानते हैं। और गैस में जो एटमॉस्फेरिक जो हमारी एयर है, उस एयर को हम क्या मानते हैं, उस एयर को हम स्टैंडर्ड गैस मानते हैं। क्लियर नहीं? तो आपका वाटर और आपकी एटमॉस्फेरिक एयर दोनों ही आपके स्टैंडर्ड फ्लूइड है। तो हमें इन सब का पता होना चाहिए कि इसकी डेंसिटी क्या है, मास डेंसिटी क्या है, स्पेसिफिक वेट क्या है, वो सब हमें, इसकी प्रॉपर्टीज हमें, जो स्टैंडर्ड फ्लूइड होगा उसकी प्रॉपर्टीज का हमें पता होना चाहिए। तो वही हमने देखे यहाँ बताया है कि द वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर, द वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखिए अगर मैं इसकी यूनिट निकालूं किस में, सीजीएस में निकालूं, तो सीजीएस में क्या होगा, मास किस में आएगा, ग्राम में, और वॉल्यूम आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है ना? तो सीजीएस में डेंसिटी की यूनिट हो जाएगी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या हो जाएगी? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगी, किसमें, सीजीएस में। ठीक है? तो यहाँ पर अगर मैं सीजीएस में बात करूँ तो जो वाटर की डेंसिटी होती है वो होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या अगर मैं किलोग्राम पर मीटर क्यूब में निकालूंगा तो वो होगी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। वैसे तो हमें यही काम आती है, हमें यही याद रखनी है कि वाटर की जो डेंसिटी है वो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, क्योंकि हम न्यूमेरिकल वगैरह जो भी करेंगे उन सब में हम वाटर की डेंसिटी की वैल्यू 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब ही रखेंगे। ठीक है ना? तो जो वैल्यू होगी किसकी, वाटर की डेंसिटी की जो स्टैंडर्ड वैल्यू होगी वो होगी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और अगर सीजीएस में बात करूं तो वो हो जाएगी आपकी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? अब बात करते हैं, देखिए एटमॉस्फेरिक एयर की। द डेंसिटी ऑफ एयर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज 1.24 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आपको पता है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो चेंज होता रहता है। एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर आपका चेंज होता रहता है। तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर आपकी जो एयर की डेंसिटी होगी वो होगी 1.24 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। कितनी होगी? 1.24 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये दोनों वैल्यू आपको याद रखनी है कि वाटर की जो डेंसिटी होती है, जो स्टैंडर्ड डेंसिटी होती है वाटर की, वो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, और एयर की जो स्टैंडर्ड डेंसिटी होती है आपकी वो 1.24 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ये डेंसिटी हो गई आपकी। डेंसिटी में आपको बस ध्यान रखना है कि जो जिस फ्लूइड की डेंसिटी ज़्यादा होगी उसका मतलब ये है कि वो, जैसे मान लिया आपने दूध देखा होगा, आपने जब दूध लेते हैं तो दूध जो वो देता है 1 लीटर से देता है। वो लीटर से जो मेजर कर रहा है, वो लीटर से जो मेजर कर रहा है, उस लीटर में लगभग 900 ग्राम दूध आता है। जो लीटर वाला जो पात्र है आपका, वो लीटर तो वॉल्यूम बता रहा है उसका कि इसका वॉल्यूम 1 लीटर है। ठीक है नहीं? उस 1 लीटर वॉल्यूम में लगभग 900 ग्राम दूध आता है। अगर उसी 1 लीटर के पात्र में, उसी 1 लीटर के पात्र में मैं दूध ना भरूं, दूध की जगह शहद भर दूं, तो उसी बर्तन में जिसमें 900 ग्राम दूध आ रहा था, उसमें लगभग 1 किलो 600 ग्राम के लगभग आपका शहद आ जाएगा। कितना? लगभग 1 किलो 600 ग्राम या उससे ज़्यादा उसमें शहद आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि उतने ही पात्र में दूध तो कम आ रहा है लेकिन शहद ज़्यादा आ रहा है। यानी इसका मतलब यह है कि दूध की डेंसिटी शहद की डेंसिटी के कंपेयर में कम है, और शहद की डेंसिटी दूध के कंपेयर में ज़्यादा है। और जिसकी डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी वो वजन में उतना ही भारी होगा। ठीक है नहीं? वो स्पेस कम ऑक्यूपाई करेगा और उसका वजन ज़्यादा होगा। क्लियर है? तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है आपकी वो है स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी। क्या है जी? स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी। देखिए यहाँ पर देखिए आप, ये जो वर्ड है वेट डेंसिटी, ये किसे डिनोट कर रहा है? हमने भी पढ़ा था मास डेंसिटी। क्या पढ़ा था? मास डेंसिटी पढ़ा था। और हम पढ़ रहे हैं वेट डेंसिटी। यानी मास डेंसिटी में हम क्या ले रहे थे? मास अपॉन वॉल्यूम। मास डेंसिटी में मास अपॉन वॉल्यूम लिया था। अगर ये वेट डेंसिटी हम कंसिडरेशन करेंगे तो वेट डेंसिटी क्या होगा? वेट डेंसिटी होगा वेट अपॉन वॉल्यूम, यानी किसी भी फ्लूइड का वेट अपॉन वॉल्यूम। और वेट कैसे निकलता है? आपको वेट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? आपको मास में जी की मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। मास में जी की एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हो जाएगी तो आपका वेट निकल जाता है। ठीक है नहीं? तो वेट डेंसिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं? वेट डेंसिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? वेट डेंसिटी निकालने के लिए हम सिर्फ मास में जी की मल्टीप्लाई कर देंगे।
ठीक है नहीं, तो आपका वेट डेंसिटी निकल जाएगी। और वेट डेंसिटी का फॉर्मूला होगा वेट अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम सेम रहेगा और वेट कहाँ से आ जाएगा, वेट आ जाएगा W=mg से। तो देखिए स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी आपकी क्या होती है, स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी ऑफ ए फ्लूइड इज द रेशियो बिटवीन द वेट ऑफ फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम। स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी आपकी क्या है, वो है रेशियो, किसका रेशियो है, बिटवीन द वेट ऑफ फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम, फ्लूइड का कितना वेट है और कितना वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, उन दोनों का जो रेशियो आएगा वो कहलाएगा आपका स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी। ठीक है, अगर मैं यूनिट की बात करूं इसकी, तो यूनिट भी आप देखिए आराम से निकाल सकते हैं। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मैंने भी आपको बताया कि आपका जो वेट डेंसिटी होगी, वेट डेंसिटी को स्मॉल w से डिनोट करेंगे, वो होगा आपका वेट ऑफ फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। वेट की यूनिट होती है न्यूटन, वेट को न्यूटन में मेजर करते हैं और वॉल्यूम को मीटर क्यूब में। तो इसकी जो यूनिट आएगी वो आएगी न्यूटन पर मीटर क्यूब। कितनी आएगी, न्यूटन पर मीटर क्यूब आएगी। ठीक है, या ऐसे भी कह सकते हैं, इसकी डेफिनेशन देखिए, 10 वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए फ्लूइड इज कॉल्ड वेट डेंसिटी एंड इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल W। आपका जो वेट है यानी पर यूनिट वॉल्यूम में 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना वेट किसी फ्लूइड का आ रहा है, वो उसकी वेट डेंसिटी कहलाएगा। जैसे 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना मास उसका आ रहा था, वो मास डेंसिटी कहला रहा था, और कितना वेट आ रहा है वो उसकी वेट डेंसिटी कहलाएगा। और इसे स्मॉल w से डिनोट करेंगे। स्मॉल w क्या आ जाएगा, कैपिटल W अपॉन V। कैपिटल W आपका क्या है, वेट, और ये क्या है, वॉल्यूम। तो देखिए वेट डेंसिटी या स्पेसिफिक वेट स्मॉल w इज इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। फॉर्मूला क्या आ गया, वेट ऑफ फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। और वेट क्या होता है, वेट मैंने बताया था आपको, W इक्वल टू क्या होता है, mg होता है। तो ये क्या आ जाएगा, वेट ऑफ फ्लूइड को मैं क्या लिख सकता हूँ, वेट ऑफ फ्लूइड को लिख सकता हूँ मास ऑफ फ्लूइड इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि g क्या है, g आपका एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पर देखिए वेट ऑफ फ्लूइड को मैं लिख लूंगा मास ऑफ फ्लूइड इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपॉन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। अपॉन क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड आ गया। तो यहाँ पर मास ऑफ फ्लूइड इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी मास ऑफ फ्लूइड तो आपका ये आ गया चुका तो, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ गया g अपॉन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। और आपको पता है मास ऑफ फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड क्या होता है, मास ऑफ फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड यानी m अपॉन v। m अपॉन v मैंने आपको बताया था क्या होता है, रो। तो m अपॉन v के को किससे रिप्लेस कर दूंगा मैं, इसे रिप्लेस कर दूंगा रो से, और g आपका एज इट इज बचा रहेगा। तो यहाँ पर आपको जो स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी आएगी वो क्या आएगी, रो इंटू जी। यानी मास डेंसिटी में अगर मैं g की मल्टीप्लाई भी डायरेक्ट कर दूं तो मास डेंसिटी आपकी वेट डेंसिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। मास डेंसिटी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आपकी वेट डेंसिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वेट डेंसिटी निकालने के लिए या तो हम फॉर्मूला लगा देंगे वेट ऑफ फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, या फिर हम सीधा सीधा क्या कर सकते हैं, सीधा सीधा जो मास डेंसिटी है उसमें जी की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। रो में जी की मल्टीप्लाई कीजिए और स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी निकाल लीजिए। क्लियर है, तो ये आपकी समझ में आया होगा बेसिक आपको यहाँ पर। और देखिए अगर हम बात करते हैं यूनिट की, तो यूनिट क्या आएगी इसकी मैंने भी अब आपको बताया था, क्योंकि वेट को किससे डिनोट करते हैं, न्यूटन से, और आपको वॉल्यूम को डिनोट करते हैं मीटर क्यूब से। तो ऐसा यूनिट जो आएगी आपकी वो आएगी न्यूटन पर मीटर क्यूब। और जो स्टैंडर्ड वैल्यू आएगी द वैल्यू ऑफ वेट डेंसिटी फॉर वाटर, तो वाटर की डेंसिटी देखिए, वाटर की वेट डेंसिटी कितनी आ जाएगी, मैंने भी आपको बताया था कि वेट डेंसिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मास डेंसिटी में जी की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपकी जो वाटर की डेंसिटी थी, वाटर की डेंसिटी कितनी थी, 1000, उस 1000 में 9.81 जी की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, वेट डेंसिटी आ जाएगी। तो वेट डेंसिटी अगर आपको वाटर की निकालनी पड़े तो आपको याद रहेगा कि 1000 जो आपकी डेंसिटी है वाटर की, उसमें 9.81 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वहाँ से आपकी क्या निकल जाएगी, वेट डेंसिटी निकल जाएगी। ठीक है, अगर मैं एयर की बात करूँ, देखिए एयर की डेंसिटी मैंने आपको तो बताई थी 1.24 kg पर मीटर क्यूब। तो 1.24 में 9.81 की मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो एयर की जो आपकी क्या रहेगी, वेट डेंसिटी जो रहेगी, WD वेट डेंसिटी जो रहेगी वो कितनी रहेगी, 1.24 में 9.81 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी वहाँ से किसकी वैल्यू निकल जाएगी, आपकी वहाँ से वैल्यू निकल जाएगी एयर की वेट डेंसिटी की। तो ये ध्यान रखना है आपको कि वेट डेंसिटी को गेट करने के लिए हम मास डेंसिटी में डायरेक्ट जी की मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। क्लियर है,
अब देखिए, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी स्पेसिफिक वॉल्यूम। क्या है? स्पेसिफिक वॉल्यूम। अब देखिए स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, मैं देखा शॉर्ट में आपको बता दूं। स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होता है ये मास डेंसिटी का उल्टा होता है। देखिए सारी प्रॉपर्टी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, रटने की जरूरत नहीं है। जैसे वेट डेंसिटी में क्या करना है, वेट डेंसिटी में वेट अपॉन वॉल्यूम करना है, या मास डेंसिटी में जी की मल्टीप्लाई करनी है। ऐसे ही स्पेसिफिक वॉल्यूम को क्या करना है, स्पेसिफिक वॉल्यूम मास डेंसिटी का उल्टा होता है। उल्टे का मतलब आपकी डेंसिटी क्या थी, मास डेंसिटी थी, मास अपॉन वॉल्यूम। और स्पेसिफिक वॉल्यूम आपका क्या हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा, वी ऊपर चला जाएगा और मास नीचे आ जाएगा। क्लियर है? यानी इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम है रेशियो किसका, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड अपॉन मास ऑफ फ्लूइड। क्लियर है? स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है, बस ऐसे ध्यान रखना है कि स्पेसिफिक वॉल्यूम आपका मास डेंसिटी का रेसिप्रोकल होता है। तो यानी वो था मास अपॉन वॉल्यूम, ये हो जाएगा वॉल्यूम अपॉन मास। क्लियर है? तो याद रखने की ट्रिक है ये। अब देखिए स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ ए फ्लूइड इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड ऑक्यूपाइड बाय ए यूनिट मास, और वॉल्यूम पर यूनिट मास ऑफ ए फ्लूइड इज कॉल्ड स्पेसिफिक वॉल्यूम। यानी किसी भी फ्लूइड का एक यूनिट मास का मतलब जैसे 1 किलोग्राम, किसी भी फ्लूइड का 1 किलोग्राम मास जितने वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रहा है, जितने मीटर क्यूब वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रहा है, वो उसका कहलाएगा स्पेसिफिक वॉल्यूम। क्या कहलाएगा? वो उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम कहलाएगा। क्लियर है? 1 किलोग्राम मास आपका जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, या 1 किलोग्राम मास का जितना वॉल्यूम आपका आएगा निकल कर, वो उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम कहलाएगा। ठीक है? तो देखिए स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है आपका वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड अपॉन मास ऑफ फ्लूइड। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड अपॉन मास ऑफ फ्लूइड। या मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखिए जैसे मैंने आपको बताया स्पेसिफिक वॉल्यूम आ गया आपको एम अपॉन वी, सॉरी एम अपॉन वी नहीं, वी ओवर है भाई, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड अपॉन मास ऑफ फ्लूइड। और मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ देखिए जैसे 1 अपॉन एम ओवर वी लिख सकता हूँ नहीं, ऐसे वी को नीचे ले आया तो स्पेसिफिक वॉल्यूम आपका आ जाएगा 1 अपॉन मास ऑफ फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। और एम अपॉन वी आपका किसका इक्वल है, एम अपॉन वी आपका इक्वल है रो के। तो यहाँ पर स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या आ गया, स्पेसिफिक वॉल्यूम आ गया आपका 1 ओवर रो। तो यहाँ से सीधी सीधी डेफिनेशन निकल कर आ गई, दस स्पेसिफिक वॉल्यूम इज द रेसिप्रोकल ऑफ मास डेंसिटी। स्पेसिफिक वॉल्यूम आपका मास डेंसिटी का रेसिप्रोकल होता है। अगर आपको किसी भी फ्लूइड की मास डेंसिटी को पता है तो उसे 1 के अपॉन में रख के हम सीधा सीधा स्पेसिफिक वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तीनों डेफिनेशन आपके याद हो गई होंगी। देखिए साथ के साथ रटने की जरूरत नहीं है। डेंसिटी में अगर जी की मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेट डेंसिटी बन जाएगी, और डेंसिटी का अगर रेसिप्रोकल कर देंगे तो वो आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम बन जाएगा। ठीक है? और अगर यूनिट की बात करो, यूनिट भी रेसिप्रोकल हो जाएगी। डेंसिटी की यूनिट थी किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर क्यूब पर किलोग्राम, क्योंकि ऊपर वॉल्यूम आ गया नीचे मास आ गया, तो ऊपर वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब, नीचे मास की यूनिट किलोग्राम। तो ये आ गया आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम। अब फोर्थ चलते हैं। देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी है आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसे फोर्थ कर लीजिएगा, जो थर्ड नंबर है आपका ये फोर्थ हो जाएगा। अब देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है आपकी। स्पेसिफिक ग्रेविटी देखिए मैं आपको बता दूं, किसी भी जैसे हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। ठीक है नहीं? स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है आपकी रो ओवर रो डब्ल्यू, रो ओवर रो डब्ल्यू, या रो ओवर रो ए। ठीक है? अब ये रो ओवर रो डब्ल्यू या रो ओवर रो ए क्या है, देखिए अगर मान लिया मुझे स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है शहद की, किसकी, शहद की या हनी की निकालनी है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हनी क्या आपका लिक्विड है, तो क्या करेंगे उस हनी की डेंसिटी, मास डेंसिटी या वेट डेंसिटी, मास डेंसिटी भी ले सकते हैं या आप वेट डेंसिटी भी ले सकते हैं। तो हनी की डेंसिटी या वेट डेंसिटी को जो हमारा स्टैंडर्ड लिक्विड है, स्टैंडर्ड लिक्विड क्या है वाटर, उस स्टैंडर्ड लिक्विड की डेंसिटी या वेट डेंसिटी से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो उन दोनों का रेशियो जो निकल कर आएगा वो आएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या आएगा? स्पेसिफिक ग्रेविटी आएगा। देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या शो करता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ये शो करता है कि कोई भी लिक्विड या कोई भी गैस वो आपके जो स्टैंडर्ड फ्लूइड है, जो स्टैंडर्ड लिक्विड या स्टैंडर्ड गैस है, उससे कितने गुना हल्की है या कितने गुना भारी है, उससे कितने गुना हल्की है या कितने गुना भारी है, ये वो शो करता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये ध्यान रखिएगा आप। तो देखिए
specific gravity is defined as the ratio of the weight density or density of a fluid to the weight density or density of a standard fluid. Specific gravity is defined, specific gravity को कैसे डिफाइन कर रहे हैं हम, इज द रेशियो ऑफ द वेट डेंसिटी। देखिए अगर मैं उस लिक्विड उस फ्लूइड का, जो भी फ्लूइड का मैं स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल रहा हूँ, अगर मैं उसकी वेट डेंसिटी ले रहा हूँ तो उसकी वेट डेंसिटी को मैं जो स्टैंडर्ड फ्लूइड है, स्टैंडर्ड फ्लूइड की वेट डेंसिटी से डिवाइड करूँगा। और अगर मैं खाली डेंसिटी ले रहा हूँ या मास डेंसिटी ले रहा हूँ तो उसकी डेंसिटी को मैं स्टैंडर्ड फ्लूइड की डेंसिटी से डिवाइड करूँगा। ठीक है नहीं, उन दोनों को डिवाइड करने पर उन दोनों का रेशियो जो वैल्यू आपकी आएगी वो आएगी आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या आएगी? स्पेसिफिक ग्रेविटी आएगी। क्लियर है? तो फॉर लिक्विड द स्टैंडर्ड फ्लूइड इज टेकन एज वाटर। आपको पता है कि लिक्विड के केस में हम जो स्टैंडर्ड फ्लूइड लेते हैं वो किसे लेते हैं? वाटर को। और फॉर गैस द फ्लूइड इज टेकन एज एयर। और जो आपका गैस है, जो गैस है, गैस के केस में हम किसे स्टैंडर्ड फ्लूइड लेते हैं? एटमॉस्फेरिक एयर। क्लियर? तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज ऑल्सो कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम रिलेटिव डेंसिटी भी कहते हैं। रिलेटिव डेंसिटी इसलिए कहते हैं क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी हमें ये बताती है कि कोई भी फ्लूइड स्टैंडर्ड फ्लूइड से कितना भारी है या कितना हल्का है, इसलिए से रिलेटिव डेंसिटी भी कहते हैं। और इट इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी। इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। यूनिट इसलिए नहीं होती क्योंकि ऊपर भी डेंसिटी है, नीचे भी डेंसिटी है। ठीक है नहीं, तो ऊपर की जो ऊपर वाली क्वांटिटी है उसकी भी वही यूनिट है, नीचे वाली क्वांटिटी की भी वही यूनिट है। तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे तो यूनिट बचेगी नहीं। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी आपकी डायमेंशनलेस यूनिट क्वांटिटी है और इट इज डिनोटेड बाय एस। इसे किससे डिनोट करते हैं? इसे कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। इसे किससे डिनोट करते हैं जी? इसे कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि स्पेसिफिक ग्रेविटी आपकी क्या होती है। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो फॉर्मूला है वो देख लीजिए आप कि स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या है। देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी का आपका फॉर्मूला है एस। तो एस का मतलब है स्पेसिफिक ग्रेविटी। जहाँ भी स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात होगी वहाँ मैं कैपिटल एस को यूज करूँगा। और फॉर लिक्विड, अगर आपका जो फ्लूइड है वो लिक्विड है तो उस केस में आपका फॉर्मूला रहेगा वेट डेंसिटी या डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन वेट डेंसिटी या डेंसिटी ऑफ वाटर। देखिए ये ध्यान रखिए, अगर मैं लिक्विड की वेट डेंसिटी ले रहा हूँ, अगर मैं लिक्विड की वेट डेंसिटी ले रहा हूँ तो मैं फिर वाटर की वेट डेंसिटी लूँगा। अगर मैं लिक्विड की डेंसिटी यूज कर रहा हूँ तो उस केस में वाटर की डेंसिटी यूज होगी। ऐसा नहीं करना कि भाई इसकी तो मैंने वेट डेंसिटी ले ली लिक्विड की और वाटर की मैंने खाली डेंसिटी ले ली। ठीक है नहीं, उस केस में फिर गलत हो जाएगा। अगर ऊपर वेट डेंसिटी ले रहे हैं तो अपोन में नीचे भी वेट डेंसिटी आएगा, और ऊपर मास डेंसिटी ले रहे हैं तो नीचे अपोन में भी मास डेंसिटी आएगा। इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है वरना ये गलत हो जाएगा आपका। ठीक है? और बात करूँ अगर मैं गैस के केस की कि स्पेसिफिक ग्रेविटी गैस की क्या होती है, तो गैस के लिए क्या आ जाएगा? देखिए वेट डेंसिटी या डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन वेट डेंसिटी डेंसिटी ऑफ एयर। आप जो भी गैस ले रहे हैं, जिस गैस की आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है, उस गैस की अगर मैं वेट डेंसिटी ले रहा हूँ तो उसे डिवाइड कर दूंगा मैं एयर की वेट डेंसिटी से। और अगर उस गैस की मैं डेंसिटी ले रहा हूँ तो उसे मैं किससे डिवाइड कर दूंगा? उसे मैं डेंसिटी से डिवाइड कर दूंगा एटमॉस्फेरिक एयर की। ठीक है नहीं, वहाँ से जो रेशियो निकल कर आएगा वो रेशियो आपका होगा उस गैस की स्पेसिफिक ग्रेविटी, यानी वो ऐसे बताएगा कि ये एटमॉस्फेरिक एयर से कितने गुना भारी है या कितने गुना वो हल्का है। क्लियर है? तो सीधा सीधा देखिए ऐसे भी हो सकता है। देखिए अगर देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि एस इजिकल टू होता है रो ओवर रो डब्लू। ठीक है नहीं, तो यहाँ से रो डब्लू क्या आ जाएगा? आपका रो क्या आ जाएगा? रो आ जाएगा आपका, ये अगर ये रो की वैल्यू में निकालूँ तो रो इजिकल टू आ जाएगा रो डब्लू इंटू एस। यानी वाट अगर मुझे किसी की भी ऐसे निकालनी पड़ जाए कि इसकी डेंसिटी क्या है, अगर मुझे डेंसिटी निकालनी पड़ जाए तो वाटर की डेंसिटी में अगर मैं स्पेसिफिक ग्रेविटी की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आप सीधे सीधे उस फ्लूइड की, उस लिक्विड की डेंसिटी भी निकाल सकते हैं। तो देखिए सो वी कैन कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, एंड इसी फॉर्मूले से क्या आ जाएगा आपका S इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, S इंटू 1000। अगर 1000 में मैं किसी भी फ्लूइड की स्पेसिफिक ग्रेविटी की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वहां से मेरा क्या निकल के आ जाएगा? वहां से मेरा रो निकल के आ जाएगा। किसका? उस लिक्विड का। क्लियर है? और ऐसे ही अगर डेंसिटी ऑफ गैस है तो उसमें क्या करूंगा? उस गैस की स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू में मैं डेंसिटी ऑफ एयर की मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी S इंटू 1.24 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये आपकी क्या आ जाएगी? ये आपकी आ जाएगी डेंसिटी। किसकी डेंसिटी आ जाएगी? ये डेंसिटी आ जाएगी आपकी जिस गैस की आपको निकालनी है। जिस गैस की आप
स्पेसिफिक ग्रेविटी रखोगे उसी गैस की डेंसिटी आपकी एकदम डायरेक्ट आ जाएगी। या जिस लिक्विड की आप यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी रखोगे सीधे सीधे 1000 की मल्टीप्लाई करके उस लिक्विड की आपकी क्या आ जाएगी, उस लिक्विड की आपकी डेंसिटी आ जाएगी। ठीक है नहीं। अगर वेट डेंसिटी निकालनी होगी तो वेट डेंसिटी निकालने के लिए 9.81 की मल्टीप्लाई और कर देंगे तो वो आपकी क्या आ जाएगी, वेट डेंसिटी आ जाएगी। ठीक है नहीं। इसी तरह यहाँ पर जैसे ये है, इसमें अगर मैं 9.81 की मल्टीप्लाई और कर दूंगा तो वो आपकी क्या आ जाएगी, वो आपकी वेट डेंसिटी आ जाएगी। ठीक है नहीं। तो जनरली वैसे डेंसिटी पूछते हैं, डेंसिटी अगर है तो डब्ल्यू में जी की मल्टीप्लाई करके वेट डेंसिटी डायरेक्ट निकल जाती है। अब देखिए जैसे कि एग्जांपल है, इसने एग्जांपल दिया है, फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी इज 13.6। एग्जांपल में इसने क्या कहा है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी इज 13.6। ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है किसकी, मरकरी की, वो कितनी है, वो 13.6 है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो S की वैल्यू है वो 13.6 है। अब मैंने आपको बताया था कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ये बताती है कि कोई भी फ्लूइड स्टैंडर्ड फ्लूइड से कितने गुना हल्का है, कितने गुना भारी है। ठीक है नहीं। अब आपको देखिए अगर S की वैल्यू, स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू 1 से कम है, 1 से कम है, तो मैं कह सकता हूं कि आपका जो फ्लूइड है वो स्टैंडर्ड फ्लूइड से हल्का है। 1 से अगर कम है, अगर 1 है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी तो वो स्टैंडर्ड फ्लूइड की डेंसिटी के इक्वल है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। और 1 से जितनी भी ज़्यादा वैल्यू होगी, 1 से वैल्यू जितनी भी ज़्यादा होगी और जितना ज़्यादा वैल्यू आपकी 1 से ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी, आपका जो फ्लूइड है वो स्टैंडर्ड फ्लूइड से उतना ही भारी, उतने ही गुना भारी होता चला जाएगा। ये जो 13.6 है, ये 13.6 ये दिखा रहा है कि आपकी जो मरकरी है, आपकी मरकरी वाटर से 13.6 गुना भारी है। आपकी मरकरी वाटर से 13.6 गुना भारी है। यानी जितने बर्तन में आपका 1 किलो मास वाटर आएगा, उतने ही बर्तन में, उतने ही बड़े बर्तन में आप 13.6 किलो मरकरी भर सकते हैं। समझ में आ रही है ना बात। 1 किलो पानी जितने बड़े बर्तन में आ रहा है, उतने ही बर्तन में आप 13.6 किलो मरकरी को भर सकते हैं। इसका मतलब ये है। क्लियर है। अब देखिए अगर मुझे पता है कि मरकरी की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 13.6 है, तो अब मुझे मरकरी की डेंसिटी निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है नहीं, क्योंकि मुझे पता है मरकरी लिक्विड में होता है। तो मरकरी में क्या करूंगा, मैं मरकरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी में 1000 की गुना कर दूंगा, जो स्टैंडर्ड आपका जो फ्लूइड है उसकी डेंसिटी से डिवाइड कर दूंगा, सॉरी मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो जैसे ही स्पेसिफिक ग्रेविटी में स्टैंडर्ड फ्लूइड की डेंसिटी की मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगी आपकी लिक्विड की यानी मरकरी की ग्रेविटी, डेंसिटी। तो मरकरी की डेंसिटी कितनी आ गई, आपकी मरकरी की डेंसिटी आ गई 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है। तो अगर आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर आपको पता है तो आप सीधे सीधे ये बता सकते हैं कि आपका जो फ्लूइड है वो स्टैंडर्ड फ्लूइड से हल्का है या स्टैंडर्ड फ्लूइड से भारी है। ठीक है नहीं। और अगर आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है तो आप उसमें, अगर वो लिक्विड है तो उसमें 1000 की मल्टीप्लाई करके आप सीधे सीधे उस लिक्विड की डेंसिटी भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना। और अगर आप 9.81 की मल्टीप्लाई में से मैं यहाँ और कर दूँ, अगर मैं यहाँ पर इसमें 9.81 की मल्टीप्लाई और कर दूंगा तो वो आपकी क्या आ जाएगी, मरकरी की वेट डेंसिटी आ जाएगी। ठीक है नहीं। और इसी तरह से अगर आपका गैस होता तो गैस की शेप में क्या करते हैं, गैस की कंडीशन में हम क्या करते हैं, गैस की कंडीशन में हम जो है ये 1000 की मल्टीप्लाई ना करके 1.24 की मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। तो ये था आपका भाई स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। 4 प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई हैं, चारों आपको समझ में आ गई होंगी। अब इन्हीं चारों प्रॉपर्टी से रिलेटेड 2 न्यूमेरिकल मैं आपको कराऊंगा, तो उन्हें ध्यान से देखिएगा आप, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो अच्छे से देखिएगा कि ये कैसे होंगे। तो देखिए पहला न्यूमेरिकल है आपका, कैलकुलेट द स्पेसिफिक वेट। क्या निकालना है, स्पेसिफिक वेट निकालना है। ठीक है। स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी जिसे कहते हैं वेट डेंसिटी, क्या निकालनी है, वेट डेंसिटी निकालनी है। उसके बाद डेंसिटी यानी मास डेंसिटी निकालनी है, एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, और स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है। आपको 3 चीजें निकालनी है। क्या निकालनी है, स्पेसिफिक वेट यानी स्मॉल डब्ल्यू, इसे स्मॉल डब्ल्यू कहते हैं, डेंसिटी यानी रो, और स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी कैपिटल एस। ये 3 चीजें आपको निकालनी है। और आपको दिया गया क्या है, आपको दिया गया है ऑफ 1 लीटर ऑफ ए लिक्विड विच वेट इज 7 न्यूटन। जो लिक्विड है
उसका वॉल्यूम जो लीटर है, ये वॉल्यूम है, 1 लीटर वॉल्यूम, यानी जो वॉल्यूम है वो कितना है, देखिए आपका जो वॉल्यूम है वो है 1 लीटर, 1 लीटर, ठीक है नहीं। और 1 लीटर किसके बराबर होता है, क्योंकि मैं जो वॉल्यूम लेता हूँ मैं लेता हूँ मीटर क्यूब में, तो हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आपका वॉल्यूम लीटर में देंगे तो लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 1/1000 यानी 1/1000 से गुना होगी, या कह सकते हैं कि 1 लीटर में आपका 1/1000 मीटर क्यूब होते हैं। 1 लीटर में कितने मीटर क्यूब होते हैं, 1 लीटर में 1/1000 मीटर क्यूब होते हैं, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। 1 लीटर में कितने होते हैं, 1 लीटर में 1/1000 मीटर क्यूब होते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम आपका आ गया 1/1000 मीटर क्यूब। अब वेट भी दिया है जी, वेट कितना है, वेट है आपका 7 न्यूटन, वेट कितना है 7 न्यूटन है, तो वॉल्यूम आपका ये आ गया और वेट आ गया आपका 7 न्यूटन, दो चीज़ें आपको दे दी गई हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको निकालना है स्पेसिफिक वेट, तो सबसे पहले स्पेसिफिक वेट ही निकालते हैं। देखिए स्पेसिफिक वेट कैसे निकलेगा, तो स्पेसिफिक वेट यानी स्मॉल डब्लू, स्पेसिफिक वेट स्मॉल डब्लू क्या आएगा, देखिए स्पेसिफिक वेट होता है वेट अपॉन वॉल्यूम, होता है नहीं, फॉर्मूला भी बताया मैंने आपको। स्पेसिफिक वेट होगा आपका वेट अपॉन वॉल्यूम, और वेट आपको पता है, वेट है आपका 7 न्यूटन और वॉल्यूम है आपका 1/1000, 1/1000, तो 1000 की ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका 7000 न्यूटन पर मीटर क्यूब, क्योंकि आपको पता है स्पेसिफिक वेट की यूनिट होती है, वेट की यूनिट होती है न्यूटन और वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब। तो यहाँ पर जो स्पेसिफिक वेट है वो आ जाएगा आपका 7000 न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब सेकंड आपको निकालना है, देखिए डेंसिटी, सेकंड क्या निकालनी है आपको, सेकंड निकालनी है डेंसिटी यानी रो, आपको क्या निकालना है, रो निकालना है। तो रो निकालने के लिए देखिए रो आपको पता है रो इक्वल टू होता है m/v, रो होता है m/v, तो फॉर्मूला आपको पता है, लेकिन यहाँ पर मास नहीं दिया, यहाँ पर वेट दिया गया है। वैसे तो मैं मास भी निकाल सकता हूँ यहाँ से, अगर आप 7 न्यूटन को g से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि आपको पता है देखिए W इक्वल टू क्या होता है, W इक्वल टू होता है mg, ये तो पता है आपको। तो यहाँ पर m क्या आ जाएगा, m आ जाएगा W/g। तो एक तरीका तो ये है कि आप क्या करें, आप सीधा सीधा यहाँ पर सीधा सीधा वैल्यू रखें, मास को क्या रख लें, मास को रख लें आप W/g/v आ जाएगा, उससे भी निकल सकता है। या और दूसरा फॉर्मूला क्या है आपको पता है कि स्पेसिफिक वेट जो W होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है आपका रो जी के। स्पेसिफिक वेट W किसके इक्वल होते हैं, रो जी के, बताया था मैंने। तो यहाँ पर स्पेसिफिक वेट की वैल्यू आप जानते हैं, स्पेसिफिक वेट है आपका 7000, अभी आपने निकाला है, रो आपको निकालना है और जी की वैल्यू है 9.81। तो यहाँ पर आपका सीधा सीधा रो की वैल्यू हो जाएगी 7000/9.81। तो रो की वैल्यू जो फाइंड आउट होगी आपकी, रो की वैल्यू यहाँ से निकल कर आएगी आपकी 713.5 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 713.5 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यहाँ से क्या निकल गई आपकी डेंसिटी निकल गई, तो स्पेसिफिक वेट निकल गया, डेंसिटी निकल गई। अब थर्ड आता है आपका जी स्पेसिफिक ग्रेविटी, थर्ड क्या आता है जी स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी कैपिटल एस। अब कैपिटल एस का फॉर्मूला पता है, कैपिटल एस क्या होता है, कैपिटल एस होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। क्योंकि मुझे पता है हम किसकी बात कर रहे हैं, हम लिक्विड की बात कर रहे हैं, क्योंकि 1 लीटर दिया है ना, 1 लीटर ऑफ लिक्विड की बात कर रहे हैं, तो डेंसिटी ऑफ क्या आएगी, वाटर आएगा। अगर हम गैस की बात करते हैं तो डेंसिटी ऑफ एयर आती, ठीक है नहीं। या तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर फॉर्मूला लगेगा, या वेट डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन वेट डेंसिटी ऑफ वाटर लगेगा, ठीक है नहीं। आपको देखिए यहाँ पर वेट डेंसिटी भी पता है, स्पेसिफिक वेट भी पता है और डेंसिटी भी पता है, तो दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हैं आप, आंसर आपका सेम आएगा। तो आपको पता है देखिए डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितनी है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड है आपकी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितनी है 713.5, यही तो है अभी आपने निकाली ऊपर। और वाटर की जो डेंसिटी है वो कितनी है, वो 1000 है, वाटर की जो डेंसिटी है वो कितनी है, वो आपकी 1000 है। तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी 0.7135, 0.7135, यूनिट कोई होती नहीं इसकी। तो ये आ गया जी आपका वेट डेंसिटी। अब देखिए इसकी वैल्यू 1 से कम आई है, 1 से कम आने का मतलब ये है कि ये पानी से भी हल्की है, ये पानी से भी हल्की होगी, क्लियर है नहीं। तो आज का सीधा सीधा मतलब ये है, अगर इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा आती तो वो पानी से भारी होती, क्लियर।
देसी भाषा में अगर मैं कहूँ हल्की भारी वाला, बस यही है कि अगर 1 से कम होगी तो हल्की, 1 से ज़्यादा होगी तो भारी। ठीक, तो ये हो गया जी आपका पहला न्यूमेरिकल, तीनों चीज़ हमने निकाल ली इसमें। अब चलते हैं देखिए दूसरे न्यूमेरिकल की ओर। दूसरा जो न्यूमेरिकल है आपका वो है कैलकुलेट द डेंसिटी, कैलकुलेट द डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट एंड वेट ऑफ 1 लीटर ऑफ ए पेट्रोल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.7। आपको एक तो निकालनी है डेंसिटी यानी रो। डेंसिटी अगर दिया है या मास डेंसिटी दिया है तो रो होगा, ठीक है ना। अगर वेट डेंसिटी देता तो डब्ल्यू होता। दूसरा निकालना है स्पेसिफिक वेट यानी वेट डेंसिटी यानी स्मॉल डब्ल्यू निकालना है, एंड वेट और कैपिटल डब्ल्यू यानी वेट भी निकालना है उसका। 3 चीजें निकालनी है। और दिया गया है 1 लीटर ऑफ पेट्रोल यानी वॉल्यूम कितना दे दिया, वॉल्यूम आपका आ गया यहाँ पर 1 लीटर। और 1 लीटर क्या होता है, 1 लीटर किसके इक्वल होता है, 1 लीटर होता है आपका 1/1000 मीटर क्यूब के। 1 लीटर किसके इक्वल होता है, 1/1000 मीटर क्यूब के। और जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है कैपिटल एस वो कितनी है, वो है आपकी 0.7। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कैपिटल एस की वैल्यू दी है 0.7। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हमें क्या निकालनी है, सबसे पहले हमें डेंसिटी निकालनी है। ठीक, तो डेंसिटी निकालने के लिए अगर आप डेंसिटी सोचेंगे भी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, उससे निकाल ले। लेकिन मास अपॉन वॉल्यूम तो मास तो है ही नहीं इसमें, मास तो इसमें दिया ही नहीं है, तो मास अपॉन वॉल्यूम से तो निकलेगा नहीं। लेकिन जो अगर आपको इसमें एस दिया गया है, और एस आपको पता है एस क्या होता है, एस होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर होता है ना, क्योंकि हम लिक्विड की बात कर रहे हैं, पेट्रोल तो लिक्विड है, गैस थोड़ी है। तो डेंसिटी ऑफ वाटर, ये भी ध्यान रखना कि पेट्रोल आपका लिक्विड होता है तो वाटर से डिवाइड होगा, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर एस की वैल्यू आपको पता है, एस है आपका 0.7, डेंसिटी ऑफ लिक्विड मैंने रो मान ली, और डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है, 1000 होती है। तो यहाँ से रो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रो की वैल्यू हो जाएगी आपकी 700 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 700 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पर सीधे सीधे आपने आसानी से क्या निकाल ली, रो की वैल्यू निकाल ली। रो आपका आ गया 700 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो एक चीज निकल गई। दूसरा है जी स्पेसिफिक वेट, क्या है दूसरा, स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वेट क्या होता है जी, ये भी आप जानते हैं। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि स्पेसिफिक वेट जो स्मॉल डब्ल्यू होता है उसमें क्या करते हैं, उसमें जो डेंसिटी होती है आपकी, डेंसिटी में आप जी की मल्टीप्लाई करते हो तो आपका सीधा सीधा क्या निकल जाएगा, स्पेसिफिक वेट निकल जाएगा। और डेंसिटी है आपकी 700 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और आपका जो जी की वैल्यू है वो है 9.81। दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा 6867, यानी 6867 न्यूटन पर मीटर क्यूब। क्या आ गया, 6867 न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो 2 चीज़ें निकल गई आपकी। अब तीसरी जो बात बचती है, तीसरी बात आती है जी आपकी वेट। क्या निकालना है आपको, वेट निकालना है, यानी कैपिटल डब्ल्यू निकालना है। अब वेट देखिए कैसे निकलेगा आपका, आपका वेट कैसे निकलेगा। तो वेट निकालने के लिए आपको पता है, देखिए आपने स्पेसिफिक वेट निकाला अभी, स्मॉल डब्ल्यू। स्पेसिफिक वेट क्या होता है, स्पेसिफिक वेट का एक फॉर्मूला होता है वेट अपॉन वॉल्यूम, होता है नहीं भाई, स्पेसिफिक वेट इजकल टू वेट अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पर स्पेसिफिक वेट आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं 6867। वेट आपको निकालना है कैपिटल डब्ल्यू, और वॉल्यूम आपको पता है, वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है आपका 1/1000। तो यहाँ पर जो आपकी डब्ल्यू की वैल्यू निकल कर आएगी, डब्ल्यू की वैल्यू आपकी निकल कर आ जाएगी 6867 अप इंटू या अपॉन 1000, यानी आ जाएगा 6.867 न्यूटन, 6.867 न्यूटन। तो इस तरह से देखिए आपको क्या दिया गया था, आपको यहाँ पर वॉल्यूम दिया गया था, स्पेसिफिक ग्रेविटी दी थी। उन दोनों चीज़ों से आपने डेंसिटी भी फाइंड आउट कर ली, स्पेसिफिक वेट भी फाइंड आउट कर लिया, और वेट भी फाइंड आउट कर लिया। तो अगर आपके फॉर्मूले सारे याद होंगे, अगर आपको फॉर्मूले आपके सब चीज़ें याद हैं तो आप आसानी से उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये था आपका, देखिए यहाँ पर न्यूमेरिकल जो 4 प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, उन चारों प्रॉपर्टी से रिलेटेड ये न्यूमेरिकल थे। अब इसमें देखिए 2 प्रॉपर्टीज आपकी और बचती हैं, उन 2 प्रॉपर्टी की ओर जब चलते हैं तो उसके बाद जो 5वीं प्रॉपर्टी जो आती है वो आती है विस्कोसिटी। 5वीं प्रॉपर्टी क्या आती है आपकी, विस्कोसिटी आती है, ठीक है नहीं। अब विस्कोसिटी होती क्या है, थोड़ा सा पहले मैं आपको हिंदी में बता दूं कि विस्कोसिटी क्या होती है। विस्कोसिटी देखिए क्या होती है, आपकी जो लेयर होती है, आपने देखा होगा जो नहर है,
नहर में या जो कोई नदी है उस नदी में इस तरह की जो लहरें होती हैं वो ऊपर से नीचे तक चलती रहती हैं, चलती है नहीं। लेकिन अगर आपने एक बात नोट की होगी, अगर आपने एक बात को देखा होगा, महसूस किया होगा कि जो ऊपर वाली लेयर होती है, ऊपर वाली लेयर की जो स्पीड रहती है वो बहुत ज़्यादा रहती है। लेकिन अगर जो नीचे वाली लेयर है, जैसे जैसे आप नीचे चलेंगे ऐसे वैसे उसकी जो स्पीड होगी लेयर की, जो आपकी जो फ्लो होगा उसका जो स्पीड होगी वो कम होती चली जाएगी। ये बात आपने नोट भी की होगी, महसूस भी की होगी कि जैसे जैसे हम नदी में नीचे की ओर गहराई की ओर चलते हैं ऐसे ऐसे आपका जो स्पीड होती है लेयर की, जो आपका लेयर होती है फ्लूइड की, उस लेयर की जो स्पीड है वो कम होती चली जाती है। तो वो कम क्यों हो रही है? उस कम होने का कारण है विस्कोसिटी, उसका कम होने का कारण है विस्कोसिटी। क्योंकि कोई भी जैसे दो लेयर हैं आपस में, ये दो लेयर इस तरह से फ्लो कर रही है, तो ये दोनों लेयर एक दूसरे का अपोज करती हैं। ये दोनों लेयर क्या करती हैं? एक दूसरे की स्पीड का अपोज करती हैं। जब दोनों लेयर एक दूसरे के जो दोनों लेयर आपस में मिली हुई हैं, ये दोनों लेयर क्या करेंगी? एक दूसरे की स्पीड का अपोज करेंगी, ठीक है नहीं? जिसकी वजह से जो इसे रजिस्ट करेगी, जो इसका विरोध करेगी, वो कहलाएगी विस्कोसिटी, ठीक है नहीं? देखिए वही कहा इसने कि विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड विच प्रोवाइड रेजिस्टेंस। विस्कोसिटी फ्लूइड की वो प्रॉपर्टी है जो क्या कर रही है? विच प्रोवाइड रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस को प्रोवाइड कर रही है टू द मूवमेंट ऑफ वन लेयर ऑफ फ्लूइड ओवर अनदर एडजेसेंट लेयर ऑफ द फ्लूइड, ठीक है नहीं? जो क्या कर रही है? विच प्रोवाइड रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है किसमें? मूवमेंट में। जो लेयर का जो मूवमेंट है उनके जो आपका मोशन है, उनके मोशन में क्या कर रही है? उनके मोशन में रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही है एक लेयर से दूसरे लेयर के बीच में, जो दोनों लेयर आपस में एक दूसरे से मिली हुई है, ठीक है नहीं? ऐसा नहीं कि भाई एक लेयर ऊपर है, एक ये है, एक ये है कि ये इससे करेगी। जो इससे मिली हुई लेयर होगी वो उसी से ही करेगी। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना? ये ध्यान रखना है अच्छे से। अब देखिए विस्कोसिटी आपको समझ में आ गई होगी कि दो लेयर जो आपस में मूवमेंट कर रही हैं, एक दूसरे के मूवमेंट को जो जो रजिस्ट कर रही हैं, एक दूसरे के मूवमेंट में जो रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है वही रेजिस्टेंस आपका विस्कोसिटी कहलाता है। क्लियर है? मोटी मोटी सी बात आपको समझ में आ गई होगी कि दो लेयर जो फ्लूइड की, जो वाटर की, दो फ्लूइड की जो दो लेयर हैं, वो दो लेयर आपस में एक दूसरे के मूवमेंट को जो रजिस्ट कर रही हैं वही रेजिस्टेंस आपका क्या कहलाएगा? विस्कोसिटी कहलाएगा, ठीक है? अब देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं। व्हेन टू लेयर ऑफ फ्लूइड एट टी वाई डिस्टेंस, मान लो दो लेयर हैं आपकी, ये दो लेयर है और इनकी जो बीच की डिस्टेंस है वो डी वाई है, ठीक है? मूव वन लेयर द अदर एट डिफरेंट वेलोसिटी से यू एंड यू प्लस डी यू एज शोन इन फिगर। फिगर आगे दिखाई गई है, मैं भी आपको दिखाऊंगा। देखिए ऊपर वाली ध्यान रखिएगा, ऊपर वाली जो आपकी लेयर होगी उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, नीचे वाले की कम होगी, ठीक है नहीं? तो नीचे वाली जो है उसकी वेलोसिटी u हो गई, ऊपर वाले की u प्लस डी यू हो गई। इसने ये बताया है, ठीक है? तो ए शियर स्ट्रेस एक्टिंग बिटवीन द फ्लूइड लेयर, द टॉप लेयर कोज ए शियर स्ट्रेस ऑन द एडजेसेंट लेयर एंड लोअर लेयर कोज ए शियर स्ट्रेस ऑन द एडजेसेंट टॉप लेयर। दोनों जो लेयर हैं, जब दोनों लेयर एक दूसरे के मूवमेंट में रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगी तो उस समय जो ऊपर वाली लेयर है, ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर में शियर स्ट्रेस डेवलप करेगी और नीचे वाली लेयर ऊपर वाली लेयर में शियर स्ट्रेस डेवलप करेगी। शियर स्ट्रेस क्या होती है ये मैंने आपको पहले यूनिट में पढ़ाया था, ठीक है ना? तो इसमें क्या होगा? ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर में शियर स्ट्रेस डेवलप करेगी और नीचे वाली लेयर ऊपर वाली लेयर में शियर स्ट्रेस डेवलप करेगी। जैसे कि मैं आपको एक डायग्राम में भी दिखाऊंगा, ये डायग्राम आपको नजर आ रहा होगा। ये है जी आपकी वेलोसिटी प्रोफाइल। ये वेलोसिटी प्रोफाइल जो आपको यहाँ पर नजर आ रही है, इसका मतलब क्या है? देखिए, यानी जैसे जैसे मैं नीचे गया, जहाँ से नीचे से स्टार्ट किया वहाँ पर वेलोसिटी 0 है, जो नीचे वाली लेयर है। लेकिन जैसे ही ऊपर हम बढ़ते चले गए, ऊपर की ओर, सरफेस से ऊपर की ओर बढ़े, ऐसे ऐसे उसकी वेलोसिटी भी बढ़ती चली गई। ये वेलोसिटी प्रोफाइल आपको ये शो कर रही है। एक लेयर आपकी ये है जिसकी वेलोसिटी u है और दूसरी लेयर इससे मिली हुई बिल्कुल ये है जिसकी वेलोसिटी u प्लस डी यू है। दोनों लेयर की बीच की डिस्टेंस dy है, ठीक है नहीं? और ये वाली जो आपके एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस आपका वेलोसिटी को डिनोट कर रहा है और वाई एक्सिस आपका जो गहराई है या डिस्टेंस है उसे डिनोट कर रहा है, ठीक है? और जब मैंने आपको बताया कि ये ऊपर वाली जो लेयर है वो नीचे वाली लेयर के लिए प्रति क्या कर रही है? शियर स्ट्रेस डेवलप कर रही है
और नीचे वाली लेयर ऊपर वाली लेयर के साथ शियर स्ट्रेस डेवलप कर रही है, ठीक है नहीं। और हम ये भी जानते हैं, मैंने भी आपको पढ़ाया था कि जो शियर स्ट्रेस होती है, शियर स्ट्रेस किसके प्रोपोर्शनल होती है, शियर स्ट्रेस प्रोपोर्शनल होती है शियर स्ट्रेन के, या शियर स्ट्रेन कह सकते हैं, या वेलोसिटी ग्रेडियंट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो देखिए दिस शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू वाई, ठीक है नहीं। जो आपकी शियर स्ट्रेस है वो किसके प्रोपोर्शनल है, वो प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू वाई। वाई जो आपकी लेंथ है, जो आपकी जो गहराई जो है, इसके रेस्पेक्ट में जो आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है उसके प्रोपोर्शनल होगी। और शियर स्ट्रेस इज डिनोटेड बाय टो, शियर स्ट्रेस को टो को डिनोट करते हैं। मैथमेटिकली अगर मैं बात करूं तो आपका टो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, टो प्रोपोर्शनल हो जाएगा डी यू ओवर डी वाई के। डी यू क्या है, देखिए नीचे वाले की वेलोसिटी यू है, ऊपर वाले की वेलोसिटी यू प्लस डी यू है। तो दोनों के बीच में चेंज ऑफ वेलोसिटी कितनी हुई, डी यू, ठीक है नहीं। और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, विद रेस्पेक्ट टू लेंथ है, तो विद रेस्पेक्ट टू वाई मतलब दोनों के बीच की जो वाई है वो है डी वाई, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर टो किसके प्रोपोर्शनल होगा, डी यू ओवर डी वाई के। ये जो डी यू ओवर डी वाई है ये कहलाता है आपका शियर स्ट्रेन या वेलोसिटी ग्रेडियंट भी कहलाता है। क्या कहलाता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट भी कहलाता है, या रेट ऑफ शियर स्ट्रेन भी कहलाता है। ये ध्यान रखिएगा आप, डी यू ओवर डी वाई आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट या रेट ऑफ शियर स्ट्रेन कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए टो किसके प्रोपोर्शनल है, डी यू ओवर डी वाई के। इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए मैंने इक्वल का साइन लगाया और एक कांस्टेंट लगाया जिसे म्यू कहते हैं। यही कांस्टेंट जो म्यू है यही है आपका विस्कोसिटी, यही क्या है, यही कांस्टेंट आपका विस्कोसिटी कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर म्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू इक्वल टू आ जाएगा टो अपॉन डी यू ओवर डी वाई। क्या आ जाएगा, टो अपॉन डी यू ओवर डी वाई। तो देखिए वेयर म्यू इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इज नोन एज कोफिशिएंट और ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी और विस्कोसिटी। जो ये म्यू है ये क्या है, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है जिसे हम कोफिशिएंट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी या खाली विस्कोसिटी भी कहते हैं। इसे विस्कोसिटी भी कह सकते हैं म्यू को, या कोफिशिएंट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी भी कह सकते हैं। और जो डी यू ओवर डी वाई है वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है रेट ऑफ शियर स्ट्रेन को या वेलोसिटी ग्रेडियंट को। क्लियर है, तो इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी कि आपका विस्कोसिटी क्या है। विस्कोसिटी आपका दो लेयर के बीच में जो रेजिस्टेंस क्रिएट होगा, उनके मूवमेंट में जो रेजिस्टेंस क्रिएट होगा वही रेजिस्टेंस आपका म्यू कहलाता है, विस्कोसिटी कहलाता है। और विस्कोसिटी निकालने के लिए क्या होता है, ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर के साथ शियर स्ट्रेस डेवलप करेगी और नीचे वाली लेयर ऊपर वाले के साथ, ठीक है नहीं। तो वहां से हमें पता है कि जो शियर स्ट्रेस होती है वो वेलोसिटी ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल होती है। तो प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए हम एक म्यू कांस्टेंट लेंगे, वही कांस्टेंट आपका विस्कोसिटी कहलाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं देखिए यूनिट की, कि इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट क्या होगी। देखिए यूनिट निकालने के लिए देखिए आपको पता है म्यू इक्वल टू है आपका टो ओवर डी यू ओवर डी वाई, ठीक है ना, टो ओवर डी यू ओवर डी वाई। अब आपको पता है टो क्या है, टो है शियर स्ट्रेस, और शियर स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, यानी फोर्स अपॉन एरिया का मतलब फोर्स की यूनिट न्यूटन, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो टो था उसकी यूनिट तो हो गई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब आपका बचा डी यू ओवर डी वाई। डी यू की यूनिट क्या होती है, डी यू की यूनिट होती है मीटर ओवर सेकेंड, मीटर ओवर सेकेंड, ठीक है ना। डी यू क्या हो गया, वेलोसिटी, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर प्रति सेकेंड। और जो ये डी वाई है, डी वाई की यूनिट क्या होती है, डी वाई की यूनिट होती है जी आपकी मीटर, ठीक है ना भाई। डी वाई की यूनिट क्या होगी, मीटर हो गई, क्योंकि डी वाई क्या है, डिस्टेंस है। अब यहाँ से देखिए मीटर से तो मीटर कैंसिल हो गया, मीटर से तो मीटर कैंसिल हो गया, तो जो म्यू की यूनिट बची वो यूनिट क्या आई आपकी, वो यूनिट आई आपकी देखिए ऊपर बच गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और नीचे बच गया 1 ओवर सेकेंड। क्या बच गया, 1 ओवर सेकेंड। अब ये सेकेंड ऊपर चला जाएगा और ये 1 यहाँ चला जाएगा, तो यूनिट आ जाएगी आपकी न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है नहीं। तो एसआई यूनिट जो होगी आपकी, एसआई यूनिट क्या होगी आपकी, एसआई यूनिट हो जाएगी आपके न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ये ध्यान रखिएगा हमेशा, जब भी मैं एसआई यूनिट लूंगा तो एसआई यूनिट में सेकेंड को SEC नहीं लिखते, केवल S लिखते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा कि एसआई यूनिट में सेकेंड को केवल S से डिनोट किया जाता है। ये जो न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर है ये MKS यूनिट है, मीटर किलोग्राम सेकेंड जो पद्धति होती है, MK सिस्टम जो होता है
MKS सिस्टम में उसकी यूनिट है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, और जैसे ही मैं सेकंड को एस से डिनोट करूंगा वो मेरी SI यूनिट आ जाएगी। क्लियर है? अब देखिए ये तो आ गई आपकी SI यूनिट, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। कभी कभी इसे जो है हम CGS में भी डिनोट कर लेते हैं, कभी कभी क्वेश्चन में CGS में भी देता है। तो CGS के लिए क्या होता है, देखिए CGS में न्यूटन को डाइन से डिनोट करते हैं, ठीक है, फॉर CGS यूनिट के लिए जो CGS सिस्टम है उसमें यूनिट के लिए आपका जो न्यूटन है, न्यूटन हो जाता है डाइन। तो यहाँ पर देखिए 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए 1 इंटू न्यूटन को बदलेंगे डाइन में, तो 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, 10⁵, तो यह आ जाएगा डाइन। सेकंड जो है आपका वो सेकंड ही रहेगा, क्योंकि सेकंड MKS में भी सेकंड ही रहता है और CGS में भी सेकंड रहता है। और मीटर स्क्वायर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेंटीमीटर यानी 1 मीटर में कितने होते हैं, 1 मीटर में होते हैं आपके 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर मीटर का स्क्वायर है तो सेंटीमीटर का भी स्क्वायर कर देंगे, तो यह आ जाएगा 100 का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर यह आ जाएगा 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर है 10⁵, नीचे हो जाएगा 10⁴ ये, तो ये बचेगा आपका 10⁻1, वही ऊपर 5 है नीचे 4 है 10⁻, तो खाली 10 बचेगा, तो आ जाएगा 10 डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ गया, 10 डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर है इसे कहते हैं जी पोइज, इसे क्या कहते हैं, पोइज कहते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 10 पोइज। तो अगर पोइज आपका दे रखा है तो पोइज जो है, पोइज किसकी यूनिट है, पोइज आपकी CGS में यूनिट होगी किसकी, विस्कोसिटी की। और CGS की जो यूनिट होगी विस्कोसिटी की वो क्या होगी, वो होगी आपकी पोइज में। तो 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में आपके कितने पोइज होते हैं, 10 पोइज होते हैं। ये ध्यान रखना है आपको, 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में कितने पोइज होते हैं आपके, 10 पोइज होते हैं। और अगर आपको पोइज से बदलना हो 1 पोइज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 1/10 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ये ध्यान रखिएगा कि 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर को पोइज में बदलना हो तो 10 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और पोइज को अगर न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में बदलना हो तो आपको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। अब देखिए विस्कोसिटी के बाद अगली टर्म आती है आपकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी। क्या आती है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी आती है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी देखिए क्या है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी है आपका, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन द डायनेमिक विस्कोसिटी एंड डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। डायनेमिक विस्कोसिटी आपने पढ़ी है, जो मैंने भी आपको पढ़ाई है, ठीक है नहीं। अगर जैसे म्यू कहते हैं, डायनेमिक विस्कोसिटी को कहते हैं म्यू, और डेंसिटी को कहते हैं रो, यानी म्यू ओवर रो का रेशियो आपका क्या कहलाएगा, काइनेमेटिक विस्कोसिटी कहलाएगा। और इसे न्यू से डिनोट करेंगे, किससे डिनोट करेंगे, न्यू से, NU ऐसे मान लें न्यू, है ना। ये जो V आपका इस तरह का सिंबल बनेगा, V को ऐसे थोड़ा सा घुमा देंगे तो न्यू बन जाएगा। तो न्यू इक्वल टू हो जाएगा विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी, विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी। विस्कोसिटी है आपकी म्यू और डेंसिटी है आपकी रो, तो न्यू इक्वल टू आ गया म्यू ओवर रो। बात करते हैं इसकी यूनिट की, किसकी यूनिट क्या आएगी, देखिए यूनिट निकाल के मैं इसकी दिखा देता हूँ आपको। आपको पता है देखिए न्यू इक्वल टू है आपका म्यू ओवर रो, और म्यू की यूनिट आपको पता है, म्यू की यूनिट क्या आई थी, म्यू की यूनिट आई थी आपकी न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ये तो मैंने भी निकाली है, ठीक है नहीं। और इसकी यूनिट जानते हैं आप, रो की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, ये मीटर क्यूब तो ऊपर चला जाएगा और ये 20 किलोग्राम बीच में आ जाएगा, यानी न्यूटन सेकंड इंटू मीटर क्यूब अपॉन मीटर स्क्वायर इंटू किलोग्राम, ये तो आएगा। यहाँ पर मीटर स्क्वायर से मीटर की पावर कट जाएगी, 1 मीटर की पावर 1 बचेगी यहाँ पर, और ये आ जाएगा न्यू की जो यूनिट आएगी वो आ जाएगी न्यूटन सेकंड इंटू मीटर अपॉन किलोग्राम, ये आ जाएगी। अब ये जो न्यूटन और किलोग्राम है, न्यूटन और किलोग्राम में हम न्यूटन को किलोग्राम में भी डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि न्यूटन किसकी यूनिट है, न्यूटन यूनिट है आपकी फोर्स की, फोर्स होता है F इक्वल टू M में, ये तो होता है वही, इसे न्यूटन कहते हैं। और M क्या है, किलोग्राम, और A क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसे ही न्यूटन कहते हैं। तो न्यूटन को मैं क्या, न्यूटन की जगह में क्या रख सकता हूँ, न्यूटन की जगह रख सकता हूँ किलोग्राम मीटर, ठीक है नहीं, अपॉन सेकंड स्क्वायर, और किलोग्राम नीचे पहले से ही है, और ऊपर क्या बचा, ऊपर आपका बचा सेकंड इंटू मीटर, ये बचा।
किलोग्राम से किलोग्राम साफ हो गया, 1 सेकंड से 1 सेकंड साफ हो गया। ये बचेगा आपका मीटर स्क्वायर पर सेकंड। क्या बचेगा? मीटर स्क्वायर पर सेकंड बचेगा। तो यहाँ पर जो यूनिट आई आपकी किसकी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी की, वो आ गई मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, ये किस में है? ये यूनिट है आपकी MKS में। किसमें है? MKS में यूनिट है। तो SI यूनिट क्या हो गई इसकी? SI यूनिट हो गई आपकी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, यहाँ पर सीधा सेकंड को S से डिनोट कर देंगे, ये आपकी SI यूनिट हो जाएगी। अब CGS की अगर मैं बात करूँ, कभी कभी CGS में भी दे देता है। तो CGS के लिए देखिए क्या होगा, CGS के लिए क्या होगा, देखिए यहाँ पर आपको पता है 1 मीटर स्क्वायर पर सेकंड इज इक्वल टू, इसे अगर मैं किस में चेंज करूँगा, CGS में चेंज करूँगा तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा बस। सेकंड तो सेकंड ही होता है। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 100। तो आ जाएगा 100 यानी 100 का स्क्वायर, क्योंकि मीटर का स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड, यानी 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड। और जो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड है इसे कहते हैं स्टोक। जैसे उसे पोइज कहते थे उसमें, इसे शॉर्ट में कहते हैं स्टोक। क्या कहते हैं? स्टोक कहते हैं। ठीक है भाई, तो ये ध्यान रखना है। यानी 1 मीटर स्क्वायर पर सेकंड में कितने स्टोक हैं? 10⁴ स्टोक। अगर मीटर स्क्वायर पर सेकंड को स्टोक में चेंज करना हो तो आपको 10⁴ की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। और अगर एक स्टोक यानी स्टोक को किस में चेंज करना हो, स्टोक को चेंज करना हो मीटर स्क्वायर पर सेकंड में, तब आपको 10⁴ से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये ध्यान आपको रखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल अगर हम करेंगे तब हमें इसकी जरूरत पड़ेगी स्टोक को मीटर स्क्वायर पर सेकंड में बदलने की, या पोइज को न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में बदलने की। ठीक है, तो आज का लेक्चर जो था वो यही था कि भाई प्रॉपर्टीज क्या है। अब इसके अंदर देखिए एक लॉ और बचा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, फिर ये फिनिश ही हो जाएगा। वो लॉ है जी आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। क्या है? न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। देखिए मैंने भी आपको बताया था कि जो टो है, टो आपका du/dy के प्रोपोर्शनल होता है। शियर स्ट्रेस आपका जो है वो चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस या वेलोसिटी ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल होता है। वही आपका कहलाता है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो देखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी भी कभी कभी 2 नंबर में पूछ लेता है। तो देखिए इट स्टेट दैट द शियर स्ट्रेस टो ऑन ए फ्लूइड एलिमेंट लेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। ठीक है, ये क्या कह रहा है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी? ये कह रहा है कि जो शियर स्ट्रेस टो है वो किसके प्रोपोर्शनल है? वो प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के। ठीक है, तो आपके शियर स्ट्रेस शियर स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होगी, ये कहलाएगा न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। यानी टो किसके प्रोपोर्शनल है? du/dy के। जो du/dy है ये शियर स्ट्रेन भी है, वेलोसिटी ग्रेडियंट भी है। ठीक है ना? तो यहाँ पर इसे जो प्रोपोर्शनल का साइन है इसे हटाएंगे, इसे हटा के यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वल टू लगाएंगे और यहाँ पर एक कांस्टेंट लगा देंगे म्यू। अभी मैंने इसके बारे में आपको बताया था। तो टो इक्वल टू क्या आ जाएगा? म्यू इंटू du/dy। और म्यू यहाँ पर क्या है आपको पता है, म्यू है आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी या विस्कोसिटी। तो द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी म्यू इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। म्यू क्या कहलाएगा? आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहलाएगा। ठीक है, तो फ्लूइड विच ओबे द अबव रिलेशन इज नोन एज न्यूटोनियन फ्लूइड एंड विच डू नॉट ओबे द अबव रिलेशन इज कॉल्ड नॉन न्यूटन फ्लूइड। देखिए जो फ्लूइड इस रूल को ओबे करेंगे, इस रूल को मानेंगे, इस रूल के हिसाब से चलेंगे, वो कहलाएंगे न्यूटोनियन फ्लूइड। और जो इस रूल के हिसाब से नहीं चलेंगे, जो इस रूल को के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं चलेंगे, वो कहलाएंगे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। क्लियर है? तो ध्यान रखना है, जो फ्लूइड which obey the above relation is known as Newtonian fluid और which do not obey the above relation is called non Newtonian fluid। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आज के लेक्चर में इतना ही बच्चों, इसे आप शेयर जरूर करें ज़्यादा से ज़्यादा। आपके जो है डेट आ गई 25 जुलाई से आपके एग्जाम है। अब अपनी जो पढ़ाई की स्पीड है वो बढ़ा दें। आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट में बताएं। और एक बात जो मैंने आपको बताई थी, अपना नाम और आप किस कॉलेज से हैं वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है ना? ये बात जरूर बतानी है और अच्छे से आप पढ़ाई करें, क्योंकि आज ही डेट शीट आई है और उसमें आपको जो डेट आपके एग्ज़ाम की दी है वो 25 जुलाई दी है। ठीक है, तो 25 जुलाई से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। अभी से पढ़ना शुरू करें। अब से 1 महीना पूरा है। इस 1 महीने में आप अच्छे से सभी सब्जेक्टों को पढ़ें। मेरा सब्जेक्ट जो फंडामेंटल मैकेनिकल इंजीनियरिंग है ये भी पढ़ें और सब्जेक्ट भी पढ़ें। सब में अच्छे से मेहनत करें, आप सब में अच्छे से नंबर लाएं। फंडामेंटल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है आपके, इसकी तो मैं गारंटी लेता हूँ
आप अगर 5 मिनट की जो वीडियो है उन्हें अच्छे से पढ़ने, उन्हें अच्छे से समझ लें, तो आप 100 में से 100 भी गेन कर सकते हैं। वैसे तो 70 नंबर का पेपर होता है आपका, ठीक है नहीं, तो 70 में से 70 आप आराम से गेन कर सकते हैं। 50 मार्क्स तो आपके कहीं नहीं गए, ठीक है। अगर आप अच्छे से वीडियो देख लेंगे तो 70 में से 50 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए, 50 मार्क्स आप आराम से ले आएंगे, ठीक है। 50 to 70 आपके मार्क्स आएंगे, ये बात गारंटीड है। आप अच्छे से बस मेहनत करते रहें, अच्छे से वीडियो को ईमानदारी से देखते रहें। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलते हैं।